अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से सलोनी शमशान की तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाकर मुस्कुराती हुई रोबोट की तरह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। चेतन के रोकने पर भी उसने उसको भी धक्का दे दिया। अनीता जी भी चेतन के पास आ गई और किशोर जी और छवि भी गाड़ी से निकलकर उनके पीछे पीछे आने लगे। अब कहानी आगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये कहानी आगे सुनाऊं उससे पहले आपसे एक निवेदन है। आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चेतन और अनीता जी ने देखा सलोनी शमशान घाट में जाकर वहां लगे पेड़ों को बारी बारी करके अपनी बाहों में भर रही थी, जैसे सबसे न जाने कितने दिनों बाद मिली हो और सबको मिलकर गले लगा रही थी। सलोनी का रवैया देख अनीता जी और चेतन भी हैरान थे और परेशान भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सलोनी ऐसा क्यों कर रही है। और इधर दूसरी तरफ चेतन अनीता जी और सलोनी को आवाज़ लगाते लगाते किशोर जी और छवि भी उनके पास आ रहे थे। किशोर जी की आवाज़ सुनकर अनीता जी ने आवाज़ लगाई और उन्हें अपने पास आने को कहा। यह सुनकर छवि डर गई और किशोर जी से कहने लगी, नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है। देखिए ना, यहाँ एकदम अंधेरा है और यहाँ जंगल भी है। आप प्लीज गाड़ी में वापस चलिए ना पापा जी। उसके बाद किशोर जी छवि को समझाते हुए बोले, बेटा मैं समझ सकता हूँ तेरा डर, पर मैं क्या करूँ, तुझे गाड़ी में अकेला छोड़ भी नहीं सकता था और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, वरना मैं तुझे यहाँ तक ले आता गाड़ी में बैठाकर। और देख, तेरे भैया भाभी और मम्मी भी तो परेशान हैं। एक बार मिलकर देखना पड़ेगा ना कि आखिर क्या बात हुई है। किशोर जी की बात सुनकर छवि चलने को तैयार हो गई। किशोर जी ने फिर आवाज़ लगाई, तुम लोग कहाँ हो? अनीता जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, आपके पास में जो शमशान घाट है उसी तरफ चले आएंगे। अनीता जी की बात सुनकर किशोर जी भी चौंक गए और बोले, क्या शमशान घाट की तरफ? छवि शमशान का नाम सुनकर ही डर गई और किशोर जी के गले लग गई और बोली, नहीं पापा नहीं, हम शमशान की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज भाभी ने क्या किया होगा। किशोर जी छवि को हिम्मत देते हुए बोले, बेटा हम सब तेरे साथ हैं और यह समय डरने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। जरा यह भी तो सोचो भाभी किस हालत में होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मम्मी और भैया भी तो है ना, तू डर क्यों रही है? बस मेरे साथ चल। छवि चुपचाप हाँ में सर हिलाकर किशोर जी के साथ चलने लगी। किशोर जी जैसे ही अनीता जी के पास पहुँचे, चेतन की हालत देखकर चौंकते हुए बोले, यह क्या हुआ इसे, इतनी चोट कैसे आई और बहू कहाँ है? छवि चेतन को गले लगाकर रोने लगी। चेतन छवि को चुप कराने लगा। अनीता जी खड़े होते हुए बोली, सलोनी ने ही चेतन को धक्का दिया है। किशोर जी हैरान होते हुए बोले, क्या बहू इसे धक्का क्यों देगी और बहू है कहाँ? अनीता जी अपना हाथ सामने करते हुए बोली, वह देखिए सामने, वो रही आपकी बहू। सलोनी को इस तरह पेड़ों को गले लगाते देख किशोर जी अपना पसीना पोंछते हुए बोले, ये सलोनी क्या कर रही है और वहाँ क्यों गई है और यह पेड़ों को गले क्यों लगा रही है? और चेतन बेटा, तुम्हें धक्का क्यों दिया? चेतन दर्द से कर्राते हुए बोला, पता नहीं पापा क्या हो गया है सलोनी को, मैंने तो बस उसे रोकने की कोशिश की और उसने मुझे ही धक्का दे दिया। और आप देखिए ना सलोनी क्या कर रही है। किशोर जी भी परेशान होते हुए बोले, हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ, पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है अपने आप पर ही कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ सुनसान जंगल में अकेले हैं। तभी अनीता जी एकदम से बोली, आप एक काम करिए, पुजारी जी को फ़ोन करिए, उन्होंने आज हमको बुलाया था ना, कहीं ऐसा ना हो
वह हमारा इंतजार कर रहे हों। आप उनके पास फ़ोन करिए जल्दी से। किशोर जी अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए बोले। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं फ़ोन करता हूँ पुजारी जी को। किशोर जी ने पुजारी जी को फ़ोन लगाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। किशोर जी की बात सुनकर पुजारी जी पहले तो एकदम शांत हो गए, फिर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोले, आप सब लोग डरिए मत और हिम्मत से काम लीजिए। मैं यहाँ से कुछ करता हूँ, तब तक आप सलोनी से कुछ मत कहना। किसी भी हाल में उसे गुस्सा मत दिलाना। अगर उसे गुस्सा आया तो जिस तरीके से उसने चेतन पर वार किया है, वह कुछ भी कर सकती है। आप तब तक ध्यान रखिए, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। इतना कहकर पुजारी जी ने कॉल कट कर दिया। सभी लोग वहीं जमीन पर बैठकर सलोनी की ओर देखने लगे। अब तक तो सलोनी सिर्फ हर पेड़ को गले लगा रही थी, लेकिन अब काफी देर से सलोनी सिर्फ एक ही पेड़ को अपनी बाहों में भरकर खड़ी थी और बार बार उसको चूमे जा रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। रात का अंधेरा, सुनसान जंगल, शमशान घाट और उस पर सलोनी की डरावनी हंसी, मानो जैसे काटो तो खून नहीं। छवि अपनी माँ को कसकर गले लगाकर अपना मुंह छुपाए बैठी थी। सभी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी दिखा रहे थे कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। सलोनी वहीं उसी पेड़ के नीचे अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठ गई और पास ही में पड़ी मिट्टी को अपने हाथों से उठाकर इधर उधर उड़ाने लगी। थोड़ी दूर जल रही चिता की रोशनी से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सलोनी कभी तो उस मिट्टी को अपने हाथों में लेकर इधर उधर उड़ा रही थी, तो कभी उन हाथों को मिट्टी से भरकर अपने सर के ऊपर डाल रही थी और फिर जोर जोर से अपने दोनों हाथ जमीन पर मारती और फिर एक भयानक कर्कश आवाज के साथ हंसती। सलोनी की हालत देखकर सब लोग तो परेशान थे ही, लेकिन चेतन को रोना आ रहा था और बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाया। रोते हुए किशोर जी का हाथ पकड़कर बोला, पापा देख लिया ना सलोनी की क्या हालत हो गई है, मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती। इतना कहकर चेतन उठकर सलोनी के पास जाने को हुआ। तभी किशोर जी और अनीता जी ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया और बोले, नहीं बेटा ऐसी गलती मत करना, पुजारी जी का फ़ोन आएगा, अभी तो वह कुछ बताएंगे। किसी भी हाल में हमें सलोनी को गुस्सा नहीं दिलाना है, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। इतने में ही पुजारी जी का फ़ोन आया। किशोर जी ने जल्दी से फ़ोन उठाया। उधर से पुजारी जी बोले, मैंने आपको जो तावीज़ दिया था वह कहाँ है? किशोर जी बोले, वह तो चेतन के गले में है। पुजारी जी ने कहा, नहीं, अब वो उसके गले में नहीं है। एक वही रास्ता था जिसके जरिए मैं कुछ कर सकता था। अब आप बस इंतज़ार करिए, मैं किसी को भेजता हूँ वहाँ पर। इतना कहकर पुजारी जी ने फ़ोन रख दिया। पुजारी जी की बात सुनकर किशोर जी सर पर हाथ रखकर बैठ गए और बोले, चेतन बेटा तेरा लॉकेट कहाँ है? चेतन टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए बोला, अरे यह तो रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ डाला उसके गले में कुछ नहीं था।